Very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. In this video, we will learn about organization and we will understand what is difference between organization and institute. After understanding that what is difference between organization and institute, we will learn about types of organization and then structural differences in the organization, and in the last we will attempt 10 MCQs which are based on the organization. Okay, I hope you will understand and I hope you will learn about organization and difference between institute and organization. Then we will attempt some MCQs which would very helpful for your examination perspective. So firstly we will understand what is organization. So let's start. Organization means whenever you hear the term organization, you understand that there are some people working in the organization, means to say in a particular location, particular building, and they are working and they have a common objective. You are almost right. If you think like that, you are almost right. But we will understand the holistic approach what is about organization. Okay, so let's start. So organization, the definition is here. Organization refers to a group of people who work together in a structured and coordinated manner to achieve a common goal or objective. मीन्स टू से एक ग्रुप ऑफ पीपल है, क्या कर रहा है, वो साथ काम कर रहा है एक स्ट्रक्चर्ड और कोऑर्डिनेटेड मैनर में, ताकि वो अचीव कर सके क्या, कॉमन गोल और उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव. वो कुछ भी हो सकता है, वो एजुकेशन हो सकता है, वो हेल्थ हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, सैनिटेशन हो सकता है, वो कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है. ठीक है, जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल यानी कुछ लोगों का समूह एक साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हुए आपस में किसी कॉमन गोल की तरफ वो काम करते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इस टिपिकली इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंग इंडिविजुअल्स. जो भी लोग वहां पर इकट्ठा हुए उनके अलग अलग काम होंगे. कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का देखेगा, कोई एग्जीक्यूशन देखेगा, कोई रिपोर्टिंग देखेगा, वो सब अलग अलग डिवीजन उनके काम के होंगे. ठीक है, तो ये सब क्या रहेगा, तरीका रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्क करने का. ठीक है, वो एस्टेब्लिश करेंगे कम्युनिकेशन चैनल, क्रिएटिंग करेंगे हायरार्की ऑफ द अथॉरिटी. हायरार्की भी अथॉरिटी में, वो ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होना बहुत जरूरी हो जाता है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कराना होता है. तो हायरार्की बहुत जरूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कराने के लिए. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. ये तो हमने समझा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. अब छोटा सा एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में. इंस्टीट्यूट क्या है, तो फिर उसके बाद और डिटेल में बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है. इंस्टीट्यूट जो है किसी भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को जो डेडिकेटेड होती है पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी और फील्ड, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट बोलते हैं. जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट. अब स्कूल जो है हमारे, वो स्कूल स्पेसिफिकली हमारे किसके ऊपर भी बेस्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है. वो वहां पर कुछ और अदर काम नहीं होगा. लाइक वहां पर आपको हेल्थ का चीजें नहीं, हेल्थ की चीजें नहीं कराएंगे, वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं देंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंस्टीट्यूट बनाया गया है. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल है ना, वो सब क्या कर रहे हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है. अब मेडिकल इंस्टीट्यूट जो मेडिकल है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पेशेंट होंगे, डॉक्टर होंगे, और जो अदर स्टाफ है, नर्सिंग है, वो सब होंगे. वो उनका सब पर्टिकुलर एक एरिया है जिसपे वो काम कर रहे हैं, वो क्या है, हेल्थ. ठीक है, तो इसी तरीके से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं. ये डिफरेंस है ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट का. और थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा डीपली, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक पिक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. इसमें दिखाया है कि इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है. देखो, इंस्टीट्यूट क्या है, टाइप ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और प्रैक्टिस एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ सोसाइटी. वो कुछ भी हो सकता है. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जैसे हमने बात किया अभी, कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. या फिर वो क्या हो सकती है, प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर ऑफ पैटर्न ऑफ द सोसाइटी. ये उसको यहाँ पर भी उसको इंस्टीट्यूट कहा जा सकता है. अब आप सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिस एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ सोसाइटी, उसको कैसे इंस्टीट्यूट बोला जा सकता है. अगर आपने पिछली वीडियो को अच्छे से सुना है, समझा है, तो उसमें मैंने बार बार बोला है कि फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन, मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन, ये सोशल इंस्टीट्यूशन है. ये बिहेवियर है, एक पैटर्न है सोसाइटी में जो चलता हुआ आ रहा है. ठीक है, आई होप कि आप इससे इसको समझे होंगे. ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन वो भी होता है, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती. फैमिली इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन, मैरिज इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन, बट देयर इंस्टीट्यूट इटसेल्फ. ठीक है, एंड देन अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ इकट्ठा हुए हैं कुछ पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है. और इंस्टीट्यूट में अगर सेकंड टर्म, अगर दूसरा डिफरेंस देखें तो ये कि इंस्टीट्यूट इज अ ब्रॉडर टर्म. इंस्टीट्यूट क्या है, एक बड़ा टर्म है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन को वो अंदर भी, वो उसके अंदर ही आती है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी उसके अंदर आ सकती है. लेकिन इंस्टीट्यूट जो एक बड़ा टर्म है, ऑर्गेनाइजेशन उसके कंपैरिजन में नैरो टर्म है.
थर्ड डिफरेंस देखें हम तो थर्ड डिफरेंस ये होगा, इंस्टीट्यूट रेफर्स टू बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट एंटिटीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कॉन्क्रीट में मान के चलते हैं हमारा, जैसे कि हमारी इसको इंस्टीट्यूट, कॉलेज इंस्टीट्यूट है, फिर स्कूल इंस्टीट्यूट है, हेल्थ का हॉस्पिटल है, ये सब हमारे कॉन्क्रीट इंस्टीट्यूट मानते हैं, ठीक है। और जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने अभी आपको बोला प्रैक्टिस बिहेवियर और प्रैक्टिस एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और जो थर्ड जो डिफरेंस है और उसमें ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में, वो ये कि ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, फिजिकल एंटिटी। कोई भी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होगी, उसमें लोग होंगे, स्टाफ होंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट रोल होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो वर्क कर रहे होंगे टू अचीव पर्टिकुलर कॉमन गोल, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। The next difference is institute is governed by customs and values. इंस्टीट्यूशन जो है गवर्न किया जा सकता है कस्टम्स के द्वारा भी, वैल्यूज के द्वारा भी, बट ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्न की जाती है किसके द्वारा, रूल और रेगुलेशन के द्वारा वो क्या की जाती है, गवर्न की जाती है। ये रहे डिफरेंस। आई होप कि ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट में जो डिफरेंस है आप वो भी समझ गए होंगे। इंस्टीट्यूशन जो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैंने इसलिए समझाया ताकि अगर क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट बनती है एमसीक्यूज में तो आप उसको डिफरेंशिएट करके उसका आंसर कर पाए अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो से कनेक्ट हुए हैं, मेरी वीडियोस जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, ताकि आप जो है एलिमिनेशन मेथड से भी अपने आंसर को कर पाएं और अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएं और बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन जो है सिक्योर कर पाएं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यहाँ तक तो हमने पहले क्या समझा, ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इंस्टीट्यूट में इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब तक हमने ये जाना। अब हम थोड़ा सा और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कितने प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो पहला कि प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। आप इसका एग्जांपल बहुत इजी से समझ लेंगे, कोई भी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप है, बड़ी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट पर वर्क करती हैं, है ना। इतना सारा एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, अब एडवर्टीजमेंट आ रहा है टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, वो सभी का कुछ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही है और आपको बेच रही है, देन उसका प्रॉफिट बना रही है अपना, ठीक है। ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे उसको देख समझने के लिए। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि कोका कोला है, पेप्सी है, या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो हम देख रहे हैं दिन भर में, वो सब प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब सेकंड इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो पर्टिकुलर जो फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक मिशन होता है, कॉज होता है, जिस पर वो नॉट इंटेंडेड टू मेक प्रॉफिट, ये प्रॉफिट पर इनका बेस नहीं होता, प्रॉफिट बनाना इनका वो नहीं होता, मोटिव नहीं होता है। इनका मोटिव होता है सोसाइटी में चेंज लाना या फिर एक पर्टिकुलर मिशन को फॉलो करना और अपना जो उनका विजन है एक सोसाइटी को लेकर उस पर वर्क करना। लाइक एनजीओ जिसको हम बोलते हैं, एनजीओ या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, वो सभी इस पर वर्क करती हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें चैरिटीज हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, काफी एनजीओ हैं जो वर्क अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, कुछ पीडब्ल्यूडीज को जो प्रोवाइड कराती हैं, ओल्ड एज को प्रोवाइड कराती हैं, कुछ बच्चों को प्रोवाइड कराती हैं, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हैं, उनको कोई चार्ज नहीं लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एनपीओ बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर होती है, लोकल लेवल पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, स्टेट लेवल पर होती है और नेशनल लेवल पर होती है। अलग अलग लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, और वो क्या है, गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से गवर्नमेंट चीजों को गवर्न करने के लिए, सोसाइटी को गवर्न करने के लिए या फिर पूरे स्टेट को रन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके थ्रू जो इंस्टीट्यूट जो है गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, स्कूल, हॉस्पिटल एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, लाइक पुलिस ले लेंगे, सीबीआई ले लेंगे, सीआईडी ले लेंगे, ये सब क्या है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर वर्क कर रही है। ये भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन ये क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें पहला टर्म ही जो बताता है इंटरनेशनल, यानी कि दूसरे देशों का भी इसमें सम्मेलन है। इंटरनेशनल, इसमें क्या है, सबसे बड़ा इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा, वो होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या एमनेस्टी इंटरनेशनल। अभी तो खैर इस पर इंडिया में बैन लग चुका है ना, इसकी फंडिंग वगैरह रोकी हुई है, लेकिन फिर भी ये एग्जांपल है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। यूनाइटेड नेशन इसलिए क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज हैं, 193 कंट्री हैं जो उसमें अपने आप को साइन कर चुके हैं, उसके यूएनओ का मेंबर हैं, और साथ ही जो वर्ल्ड के लिए जैसे एसडीजीज हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट, और जो हमारे इन्वायरमेंट को लेकर मीटिंग्स होती हैं या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मीटिंग्स होती हैं, तो उन सभी में जो पार्ट हिस्सा बनते हैं वो सब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं, ठीक है। हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं। अब थर्ड लास्ट वन इज सोशल एंटरप्राइजेस। सोशल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, ये जो है प्रॉफिट
मेकिंग यानी बिजनेस प्रिंसिपल्स पर वर्क करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, बट इसका जो मोटिव होता है वो सोशल एनवायरमेंटल मिशन होता है इसका साथ। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं अमूल, आपने सुना हो वर्ड अमूल की फुल फॉर्म, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, बाकी वीडियो के लास्ट में तो मैं बता ही दूंगा। अमूल जैसे है उसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं सोशल एंटरप्राइजेस। वो कैसे? क्योंकि इसमें क्या है कि हम साथ ही हम प्रोडक्ट भी दे रहे हैं और उसमें सर्विस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसने श्वेत क्रांति यानी सफेद व्हाइट रेवोल्यूशन ला दिया इंडिया के अंदर, दूध की कमी को खत्म कर दिया। तो उसको वो क्या हुआ कि सोशल एंटिटी भी बना, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा रहा और साथ ही उससे प्रॉफिट मेकिंग भी हुआ। तो ये काम तो करता है बिजनेस मॉडल पर ही, इसके जो प्रिंसिपल हैं वो मार्केट प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, प्रॉफिट प्रिंसिपल पर वर्क करता है, बट उसमें कहीं ना कहीं सोशल और एनवायरमेंट का भी बहुत ज्यादा स्टेक होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं सोलर पैनल का, है ना, तो सोलर पैनल भी उसी का एग्जांपल हो सकता है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड किया होंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं हम क्या स्ट्रक्चर के बारे में, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर कैसे किस प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं मैट्रिक स्ट्रक्चर। मैट्रिक स्ट्रक्चर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर एम्प्लॉइंग असाइंड होते हैं बोथ फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट टीम। The project team is responsible for a specific project while functional provides support and expertise। अब इसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से वर्क करती है, साथ ही इसमें प्रोजेक्ट डिवीजन हो जाता है, किसमें में पहला फंक्शनल डिपार्टमेंट, दूसरा प्रोजेक्ट टीम। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए देखो मैं तुम्हारे साथ एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें आप देखना, इसमें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है एंड सीईओ है, उसके बाद से वीपी ऑफ मार्केटिंग, वीपी ऑफ सेल यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशन। यहाँ सभी इस लाइन में सभी आपको एक रो में दिखेंगे कि सभी के सभी क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है अपने पर्टिकुलर एरिया के। अब उसके नीचे सभी मैनेजर की लॉबी है, फिर उसके बाद सीधा एम्प्लॉइज की लॉबी। यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से मैट्रिक्स बना हुआ है, सबका डिवीजन है, इक्वल डिवीजन है, मैट्रिक्स है, यहाँ पर सभी को अपने अपने काम असाइन हुए हैं। तो इस तरीके का जब स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिखता है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। और दूसरा एक बात करेंगे नेटवर्क स्ट्रक्चर की। नेटवर्क स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है जिसमें कि सभी एक दूसरे के साथ लिंक है, सभी एक दूसरे के साथ कभी भी बात कर सकते हैं, सभी एक दूसरे के साथ कभी भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला जो सिस्टम मैंने बताया उसमें पूरा प्रोसेस होता है, अगर हेड से मिलने के लिए तो अदर हमें गो थ्रू होकर जाना पड़ता है सभी पोस्ट के थ्रू, ठीक है। अब उसमें नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आगे के लिए फ्लैट स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्लैट स्ट्रक्चर होता है सिर्फ एक प्रेसिडेंट होता है। इसमें देखो नीचे वाला जो एग्जांपल है, ये नीचे फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन वाला ये जो एग्जांपल है, इसमें एक प्रेसिडेंट है, उसके बाद यहाँ पर सभी एक लॉबी में कॉमन है, फिर उसके बाद सभी के अलग अलग एक कॉमन है, तो उनको क्या बोलते हैं? फ्लैट स्ट्रक्चर हम ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। या फिर अगर ये भी हट जाएंगे यहाँ से तो भी डायरेक्ट होगा तो भी ये फ्लैट स्ट्रक्चर कहलाएगा। और जो ऊपर वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है वो क्या है? वो है हमारा हायरार्की। ये हायरार्की है, इसको टॉल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें जैसे को ये देखो सभी एक दूसरे से लिंक इन है और सबका अलग अलग यूनिट है। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये सेल्स एंड मार्केटिंग की है, ये पीआर टीम है, ये अलग अलग दोनों है लेकिन दोनों विंग है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की दो विंग है जो अपने अलग अलग उस पर काम कर रही है। तो ये क्या है? पूरा पैटर्न है इस तरीके से। इसको बोलते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर और जो नीचे है उसको बोलते हैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब उसके हायरार्की की जैसे नीचे वाला है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट विद ईच लेवल रिपोर्टिंग टू द लेवल अबव। दिस स्ट्रक्चर इज ऑफन यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। इसके लिए हायरार्किकल स्ट्रक्चर के लिए मैं तुम्हें सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो पुलिस मैनेजमेंट को आपने देखा होगा। तो पुलिस में देखो हर तरीके की रैंक है पुलिस में, जैसे फॉर एग्जांपल कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, उसके बाद एएसआई है, एसआई है, फिर उसके बाद एसएचओ है, फिर एसीपी, डीसीपी, फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस। इस तरीके से पूरे एक स्ट्रक्चर है। पूरा एक स्ट्रक्चर होने के बाद वो सब एक दूसरे को रिपोर्टिंग करते हैं, एक दूसरे के जिम्मेदार हैं, इसलिए वो क्या है पूरे हायरार्की में काम करता है वो पूरा सिस्टम, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है हमारा होलोक्रेटिक स्ट्रक्चर। इनमें इसमें क्या होता है? नो ट्रेडिशनल जॉब नहीं है, देयर आर नो ट्रेडिशनल जॉब टाइल्स और हायरार्की। इंस्टेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अराउंड सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड टीम्स एंड डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज। इसमें डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज होती है और पर्टिकुलर कोई भी अपना अपना डोमेन दे दिया जाता है वर्क करने के लिए, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये तो हायरार्की का स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा
हेलोक्रेटिक होलोक्रेटिक हो गया। लाइक ये कम्युनिकेशन की टीम है, ये सेल्स एंड मैनेजमेंट की टीम है, ठीक है, ये पीआर है। तो ये सब क्या है, अलग अलग है, लेकिन सब एक डिसेंट्रलाइज है कि अपने लेवल पर अपने डिसीजन ले सकते हैं अपने पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर या अपनी पर्टिकुलर डोमेन को लेकर, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं एमसीक्यू, जो कि बहुत जरूरी है, उससे भी पता लगेगा आपको कितना समझ में आया है या मैं कितना इफेक्टिवली आपको समझा पाया हूँ इस चीजों के बारे में, ठीक है। अब एमसीक्यूज का जब हमारा नंबर आता है तो एमसीक्यूज में हम सबसे पहले पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। अब पूछा कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्यूरोक्रेटिक की। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई होप कि आप समझ पाएंगे अच्छे से। एग्जांपल ए इज ऑप्शन ए इज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, बी डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, सी हायरार्किकल अथॉरिटी, या डी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। जो भी आपको इसका आंसर लगता है वो कमेंट बॉक्स में दे, बाकी मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है सी, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की में काम करती है। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर कैरेक्टर्स बाय फ्लैट हायरार्की एंड क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम भी है और फ्लैट भी है, तो कौन से में पाई जाती है, मैट्रिक्स में, फंक्शनल में, डिविजनल स्ट्रक्चर या नेटवर्क स्ट्रक्चर। देखो अब अगर हम एलिमिनेशन करेंगे तो इसमें ना फंक्शनल आएगा, ना डिवीजन आएगा, ना नेटवर्क आएगा, इसमें आएगा फ्लैट। जब हायरार्की की बात की है तो उसमें आएगा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। आई होप कि आप इसको अच्छे समझे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ टॉल ऑर्गेनाइजेशन। टॉल ऑर्गेनाइजेशन को हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन से आप मतलब सिमिलर यूज कर सकते हैं, सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हैं। पहला है स्लो डिसीजन मेकिंग होगा, अगर हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो स्लो डिसीजन मेकिंग होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा है कि डिफिकल्टी और कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शंस, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कहता है रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन सी ये कहता है। ऑप्शन डी क्या कहता है लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट। ये पूछा है डिसएडवांटेज पूछा है टॉल ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका पहला जो सबसे पहला ऑप्शन है वही इसका सही आंसर है। इसका है स्लो डिसीजन मेकिंग। अगर हायरार्की में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, बहुत रिजिड हायरार्की है, तो उसमें क्या होगा कि बहुत ही स्लो डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर डिसेंट्रलाइज्ड है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसका क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या होगा। पहला ऑप्शन है रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी, बी डिफिकल्ट इन कोऑर्डिनेटिंग एंड डिफरेंट फंक्शन, सी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, या डी इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बी, जिसको बोलते हैं डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट और फंक्शंस। देखो अब अगर आप वीडियो यहाँ तक देखने आए हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कुछ ही एमसीक्यूज और बाकी बचते हैं, मैं उनको आपको कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देखो वर्ड में बहुत कुछ छुपा होता है, इसको समझना आप क्रैक कर गए तो इजीली इसका आंसर कर जाएंगे। अब उसमें बोलता है एग्जांपल किसका है, एग्जांपल चाहिए किसका, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो पहला है हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट सच एज रेडियोलॉजी, सर्जरी और पेडियाट्रिक्स, ठीक है। ए सॉफ्टवेयर कंपनी ऑर्गेनाइज्ड बाय ज्योग्राफिकल लोकेशन सच एज नॉर्थ कोरिया, यूरोप और एशिया। ए retail chain organized by product categories such as clothing, electronics and home goods. D consulting firm organized by project from different clients. तो इसका पहला आंसर, इसका पहला ऑप्शन क्या है, इसका पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर है, क्योंकि वो क्या बात कर रहा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट बना देते हैं, जैसे रेडियोलॉजी, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, ये सब क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ मिलकर फंक्शनल कर रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो पहला है हायरार्किकल अथॉरिटी, बी सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, या सी फिक्स्ड माइंडसेट, डी एम्फेसिस ऑन लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। तो जब लर्निंग की बात की तो ऑफ कोर्स आंसर इसका क्या होगा, डी एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट, ओके। नेक्स्ट इज which of the following is a disadvantage of functional organizational structure। फंक्शनल डिसएडवांटेज पूछा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। पहला डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शंस, बी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, डी सी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, डी रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी। तो इसका आंसर होगा बी, इसमें क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता है। अगर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, सभी अपने अपने जगह पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसमें डुप्लीकेशन वर्क होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका ये है कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लास्ट, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट और सेकंड लास्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ नेटवर्क
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अगर नेटवर्क की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो उसका क्या एडवांटेज होगा? क्या सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगी? बिल्कुल। ऑप्शन ए क्या कहता है आपके हिसाब बताना, ऑप्शन हाँ यहाँ यस या नो। ऑप्शन बी रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन डी एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, या डी इजी कोलैबोरेशन विद एक्सटर्नल पार्टनर्स। अब और नेटवर्क में जैसे हर कोई किसी न किसी से बात कर सकता है, इजीली कांटेक्ट कर सकता है, सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर चैनल के थ्रू ही तुम्हें किसी से मिलना होगा। अगर किसी में डायरेक्टर है तो आपको पहले मैनेजर से मिलो फिर डायरेक्टर से मिलो, ऐसा ना होकर किसी से कोई मिल सकता है। तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर होगा डी, इजी कोलैबोरेशन विद एक्सटर्नल पार्टनर्स। अगर किसी एक्सटर्नल पार्टनर से इंट्रोड्यूस करना है, कोलैब करना है, तो भी इजीली इसमें हो जाता है नेटवर्कल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन किसी में रिजिड है, हायरार्किकल है, तो वहां पर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका बेनिफिट एडवांटेज क्या है इसकी? तो ये है डी, इजी कोलैबोरेशन विद एक्सटर्नल पार्टनर्स। अब आई गेस दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिवीजन है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का, इसका क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, बी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, सी रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट डिवीजन। तो इसका डिसएडवांटेज में सबसे पहला ऑप्शन है ए, जो क्या कहता है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हायरार्किकल, रिजिड, फ्लेक्सिबल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्फेसिस ऑन स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो किस चीजों में हम कोई पर्टिकुलर चीजों पर ऑटोमेटिक, जैसे आपने शायद वो पढ़ा होगा अगस्त्य कॉम्ते का, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, फंक्शनल और केमिक, आई गेस आई एम फॉरगेटिंग द पर्टिकुलर टर्म, मैकेनिकल। हाँ, ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल इंस्टीट्यूशन, तो उसके बारे में अपने जानते होंगे, तो इससे आप समझ जाएंगे ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। वो ये होता है कि पर्टिकुलर कुछ जगह जो वो चीज ऐसे मान के चलो कि कुछ आप एक जगह पर पर्टिकुलर किसी कोज को लेकर आप जुड़े और जुड़ते रहे, और आपके लाइक माइंडेड पीपल आपको मिलते रहे, और आपने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कर ली, जिसमें ज्यादा आपको एफर्ट नहीं करना पड़ा उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। अब इस तरीके से नेचुरली प्रोसेस सा हो गया वो सब चीजें, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो उसमें आंसर क्या होगा इसका? देखो, अगर जब ऑटोमेटिक सब आए हैं, सभी को अपने अपने रोल पता है, फ्लेक्सिबल होंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे की होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या होगा? आंसर होगा सी, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये रहा पूरा वीडियो का एंड। थैंक्स अलॉट यहाँ तक बने रहने के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक करें, है ना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं बहुत कम इस चीज से एम्फेसिस डालता हूँ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि इस चीज से क्या है, कमेंट के लिए मैं ज्यादातर बोलता हूँ, क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे ज्यादा पता लगेगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है कमेंट करो।